नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार जेडीयू में क्या विरासत की लड़ाई चल रही है। जेडीयू में क्या कई खेमा बन गया। आप पूछेंगे मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं। मैं ऐसा दरअसल इसलिए कह रहा हूं कि महासचिव मनीष वर्मा बने, उन्होंने कार्यकर्ता समागम यात्रा शुरू किया। वो कार्यकर्ताओं से मिलने निकले, अचानक से कार्यकारी अध्यक्ष की चिट्ठी निकाली गई और उनकी यात्रा को रोक दिया गया। और इसको रोकने के पीछे की वजह क्या है, तो कहा यह जा रहा है कि बड़ी तेजी से पार्टी पर पकड़ बनाए जा रहे थे। उनसे ऐसा करने को नहीं कहा गया था। उनसे कहा गया था कि आप कार्यकर्ताओं से मिलिए जुलिए, क्योंकि आप उसी समाज से आते हैं, इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन वो बड़ी तेजी से हर जगह जा रहे थे और वो किसी ना किसी तरीके से जेडीयू के एक धड़े को अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ चर्चा ये भी चल रही है कि तिरहुत से एमएलसी के चुनाव में अभिषेक झा की हालत ऐसी क्यों हो गई, चौथे स्थान पर क्यों चले गए। दरअसल ये भी गुटबाजी के शिकार हो गए, क्योंकि आपको हम बता दें कि अभिषेक झा विजय चौधरी की पसंद थे। दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन विजय चौधरी ने खासी मशक्कत करके अभिषेक झा को चुनाव लड़ा दिया। अब आपको बता दें कि विजय चौधरी के खिलाफ इन दिनों अशोक चौधरी और ललन सिंह की काफी छन रही है। दोनों की काफी दोस्ती है। कहा यह जा रहा है कि जो कभी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, यही आप लगा लीजिए 1 साल पहले की बात है, अब काफी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और अंदर खाने यह बात चल रही है कि विजय चौधरी इन दोनों को चुनौती दे रहे हैं। और संजय झा की भूमिका को लेकर के कहा जा रहा है कि वो अपनी गोटी लाल कर रहे हैं। वो किसी के तरफ प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है, लेकिन अपने आप को कैसे प्लेस करना है। और कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू की विरासत पर उनकी भी नजर है। बहुत तरह की बातें चल रही है और मैं कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मैं ये आपको भरोसा दिला सकता हूं, क्योंकि जेडीयू के कई नेता, बीजेपी के कई नेता और आरजेडी के कई नेता, यानी आप कह सकते हैं कि पटना के पावर कॉरिडोर में क्या चर्चा चल रही है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल हो क्या रहा है जेडीयू में। क्योंकि एक बात तो बहुत साफ है कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कितने दिनों तक जेडीयू का नेतृत्व अपने हाथ में रखेंगे, तो फिर इसकी विरासत कौन संभालेगा, यह चर्चा अंदर खाने तो चल रही है। और इसलिए जब चल रही है तो आप साफ तौर पर पूछेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चर्चाएं बहुत तरह की हैं। इसलिए इसका इन्फेरेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, विरासत कौन संभालेगा, क्या वाकई नीतीश कुमार के पुत्र भी संभाल सकते हैं, चर्चा ये भी है। तो हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ रवि रंजन जी, प्रियदर्शी रंजन जी और संतोष जी, तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मनीष वर्मा की यात्रा को इस तरीके से अचानक रोक देने के पीछे आप क्या वजह देखते हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए। मनीष वर्मा जी की जो यात्रा थी, वो अपने मन से तो कोई गए नहीं थे, यात्रा पे निकले नहीं थे। वो नीतीश कुमार के निर्देश पे ही निकले थे, नीतीश कुमार के कहने पे ही यात्रा पे निकले थे। और जनता दल में भी अगर कुछ काम होता है, बगैर नीतीश जी की सम्मति से कोई यात्रा तो कर नहीं सकता, कोई बयान तक नहीं देता। अब वर्तमान परिस्थिति में कुछ समय में अलग हो गया है स्थिति, क्योंकि नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। और जब मनीष वर्मा की यात्रा, इसका मतलब नीतीश, और कहीं ना कहीं नीतीश जी कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार को स्थिति हो गई है कि मंच पर कहीं संजय झा डिक्टेट कर रहे हैं,
तो कहीं जय चौधरी डिक्टेट कर रहे हैं, कहीं अशोक चौधरी डिक्टेट कर बोलिए आप ये नहीं कीजिए। अब ये स्थिति मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है। मैं पीसीआर से बोल रहा हूं, आपको ठीक से कनेक्ट करेंगे तब मैं आपके पास आता हूं। संतोष जी, प्रियदर्शी रंजन जी, आपको क्या लगता है मनीष वर्मा की यात्रा क्यों रुकी? इसके पीछे की वजह क्या है? नीतीश कुमार की इच्छा के बगैर तो नहीं ही रुका होगा। संजय झा अभी इतने पावरफुल नहीं हुए हैं कि मनीष वर्मा के समागम, कार्यकर्ता समागम को रोक दे। संजय झा की राजनीतिक हैसियत जनता दल यूनाइटेड में बढ़ी जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार के भरोसे से आगे नहीं जा सकी है। नीतीश कुमार को भरोसे में लेकर के ही वे ऐसा करेंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो चल रहा है, सबसे बड़ी बात जो है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर उत्तराधिकार की जो लड़ाई चल रही है, जिसकी बात चर्चा आप बार बार कर रहे हैं, उस उत्तराधिकार की लड़ाई के तहत ये सारा मामला है। चाहते हैं, संजय झा चाहते हैं कि उनका एक छत्र राज हो जाए। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि कोई ऐसा उत्तराधिकारी वे समय रहते चुन ले जो उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा ले जाए। और इस उत्तराधिकारियों के चुनने के क्रम में जो जनता दल यूनाइटेड के भीतर से नाम उभर के आ रहे हैं, उसमें संजय झा हैं, उसमें अशोक चौधरी हैं, उसमें राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह हैं, विजय चौधरी हैं, उसमें खुद जिनके कार्यकर्ता समागम को रोका गया है वे मनीष वर्मा है। तो ऐसे तमाम नाम है जो उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद कौन या सेकंड कौन, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है अंदर खाने जनता दल यूनाइटेड के भीतर। नीतीश कुमार इन तमाम चीजों पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। वे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि पूर्व में भी देख लीजिए, ऐसा पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारियों के बीच इस तरह की लड़ाई चली है या कोई उत्तराधिकारी बनने को आया है। बात अगर उपेंद्र कुशवाहा से ही शुरू करें तो सबसे पहले नहीं, उपेंद्र कुशवाहा तो पार्टी में है नहीं। डॉक्टर संजय, आप मनीष वर्मा की यात्रा को रोके जाने के पीछे का मकसद क्या देखते हैं? क्या ऐसी गुटबाजी हो गई कि उनको उनकी यात्रा बीच में रोकनी पड़ी? और यहां तक कहा जाने लगा, मैं जेडीयू के कुछ लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा यह उनकी निजी यात्रा थी, यह साफ कर दिया गया। तो भाई निजी यात्रा कैसे कर सकते हैं? जेडीयू में कोई निजी यात्रा कर सकता है क्या? नहीं, निजी यात्रा नहीं थी, और वो तो बजाते उनको टास्क दिया गया था। जिला लेवल पर जो जेडीयू के जो पदाधिकारी थे उनको जानकारी दी गई थी कि आप लोग उनके जिला सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करेंगे, आप वहां मौजूद रहेंगे, जो संवाद करेंगे वो संवाद गांव तक, पंचायतों तक, कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेवारी होगी। इसलिए निजी यात्रा तो नहीं थी। वो तो अखबारों में चीजें आई थी कि मनीष वर्मा को पूरे बिहार के जिले को घूमनी है और अंत में नालंदा में समापन करनी है, और वो जो समापन होगा उसमें नीतीश कुमार जी एड्रेस करेंगे। तो निजी यात्रा जैसी तो कोई बात नहीं थी। इधर कोई अपडेट मुझे नहीं है कि क्या निजी यात्रा कब बन गई। दूसरी बात, ये बात में सच्चाई है कि नीतीश कुमार के बिना पहल, बिना निर्देश, चाहे जितने गुट जेडीयू में बन जाए, इनकी यात्रा को स्थगित करने के लिए कोई निर्णायक भूमिका में नहीं। अब नीतीश कुमार जी को क्या समझाया गया मुझे नहीं पता है, जिसके तरफ आपने इशारा किया कि मनीष वर्मा बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, उनकी सभाओं में भीड़ हो रही है, कहीं ये दूसरे आरसीपी न बन जाए, इसलिए इनकी यात्रा को बीच में रोकिए। या एक तरह की बात ये भी कही जा रही है कि 15 से मुख्यमंत्री भी यात्रा पर निकल रहे हैं, मनीष वर्मा भी यात्रा पर होंगे, तो कहीं यात्राओं का क्लैश न हो, यात्रा टकराए नहीं, इसलिए मनीष वर्मा की यात्रा को भी रोक दी जाए। फिर जब मुख्यमंत्री की यात्रा समाप्त होगी तो फिर कुछ इस तरह का असाइनमेंट दिया जाएगा। जिस तरह से भी समझाया गया होगा, लेकिन वो समझाया गया है मुख्यमंत्री जी, जो मेरी जानकारी है, और मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद ही ये सही बात है कि मनीष वर्मा जी के यहाँ भी जो ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ियां हैं उनके यहाँ लगने लगी थी। सुबह सुबह उनके यहाँ भी वही भीड़ दिखती थी जो भीड़ कभी आरसीपी सिंह के यहाँ दिखती थी। आरसीपी सिंह थोड़ा मुखर थे, ये सॉफ्ट स्पोकन है, मीठी बात करते हैं,
ये भी त्वरित कार्रवाई करते हैं, अधिकारियों से बात कर लेते हैं, जरा इनका देख लीजिएगा, इनकी समस्या है। वो सारी चीजों के लिए लगता था कि सिग्नल कहीं ना कहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिला है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कई वहां गुट बन गए हैं। हर गुट की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और हर गुट अपनी अपॉर्चुनिटी के इंतजार में होता है। कुछ विजय चौधरी जी को कह दिया गया, जरा देख लीजिएगा, कुछ इनको कह दिया गया, जरा इसको आप समझ लीजिएगा। उसमें मनीष वर्मा की यात्रा और पॉपुलरिटी, शायद ये जो गुट है बने हुए, इन गुटों को लगा खतरा, जो मैं समझ पा रहा हूं कि कहीं मनीष वर्मा आरसीपी न बन जाए, ताकि फिर ये सीधे मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बाद मनीष वर्मा, फिर हमारा ही तो कोई वक़्त नहीं रह जाएगी और मनीष वर्मा इतने भरोसेमंद विश्वस्त हो जाएंगे कि कहीं उनको जिम्मेवारी आगे की ना कोई बड़ी दे दी जाए। तो जो अभी जो कुमार रवि हैं, जिनको लाया गया मुख्यमंत्री जी के साथ, वो मनीष वर्मा जी के ही एडवाइस पर उनको लाया गया था कि वो आप रहिए और जरा यहाँ पर मुख्यमंत्री सचिवालय को आप देखिए। तो इतने कमजोर मनीष वर्मा जी नहीं है कि ये कोई गुट उन पर दबाव बना देगा और यात्रा को स्थगित कर देंगे। मुख्यमंत्री जी किस तरह से कन्विंस हुए, कौन सी बात उनको अपील की, मुझे जो लगता है कि मुख्यमंत्री जी के ही इशारे पर उनको कहा गया कि अभी आप यात्रा को रोक दीजिए। नहीं, अब ये तो बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है, पर सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को यात्रा शुरू करेंगे। रवि रंजन जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, संतोष जी की बात सुन लो, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। 15 तारीख से पहले इनका समापन कम से कम नालंदा में करवा देते तो एक ग्रेसफुल एग्जिट तो होता। आप इस बात को समझिए, अपने महासचिव की यात्रा को अचानक रुकवाना और उसके बाद मैसेज ये जाना कि मनीष वर्मा की यात्रा रुकवा दी गई। संतोष जी कैसे लेते हैं इसको? क्योंकि ये बड़ी आसान बात नहीं है। मैं जिस तरीके से ले रहा हूं और मैं बहुत सारी चीजें, मुझे जो जानकारी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपसे पूछूंगा कि इसका मतलब क्या है। अचानक एक ऐसे व्यक्ति को जो कि उड़ीसा कैडर का आईएएस है, बिहार आ जाता है, बिहार में अपनी सेवाएं देता है। पहले वो औपचारिक तौर पर पार्टी ज्वाइन नहीं करते, फिर भी पार्टी के लिए काम करते रहते हैं। फाइनली उनको महासचिव बनाया जाता है, औपचारिक तौर पर आते हैं और कहा जाता है कि ये अब जेडीयू की विरासत संभाल सकते हैं क्योंकि उसी समाज से हैं, उसी जिले से हैं, ये दूसरे आरसीपी सिंह हो सकते हैं। लेकिन फिर जैसे ही इनका कद बढ़ने लगता है कि इनके भी पर कतर दिए जाते हैं। ये है क्या? देखिए, आप देखते होंगे जनता दल यू में नीतीश कुमार सबको आगे बढ़ाते हैं और पर भी कतरते रहते हैं। खासकर जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनकी सर पर बैठाया उनको, उसके बाद फिर देखिए उनको धीरे धीरे इस तरह से किनारे किया कि उनका कहीं कोई पता भी नहीं रहा। ललन सिंह अपवाद छोड़ दीजिए तो ललन सिंह का भी पर कतरा गया, लेकिन वो मंत्री बन गए। तो ये स्थिति जनता दल यू की है। और मनीष वर्मा कोई अपने मन से यात्रा पर नहीं गए थे, नीतीश जी के आदेश पर ही यात्रा पे गए थे और उनकी यात्रा संजय झा ने रोकी। अब किन परिस्थितियों में नीतीश जी से सहमति ले ली कि भाई उनकी यात्रा नीतीश जी के परमिशन से ही रोकी होगी, ऐसा नहीं है कि वो संजय झा अपने मन से रोके होंगे, वो कन्विंस किए होंगे। और नीतीश जी की स्थिति है कि वो भूल जाते हैं क्या बोले और क्या बोले, वो भूल जाते हैं। और इसी का फायदा आज जनता दल यू में जो गुटबाजी हो रही है, नीतीश जी कमजोर पड़ चुके हैं और ये इसी कारण गुटबाजी हो गई है। और गुटबाजी का फायदा लोग उठा रहे हैं, चाहे वो संजय झा हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे मनीष वर्मा हो। लेकिन मनीष वर्मा की यात्रा जब रोकी गई तो जनता दल यू का एक खेमा, खासकर पिछड़ावाद का जो खेमा है, वो काफी नाराज है इससे कि भाई ये गलत हुआ है। इसमें गुटबंदी, एक गुट, चाहे वो श्रवण कुमार हो या वीरेंद्र यादव हो, इन लोगों में एक नाराजगी है कि नहीं, मनीष वर्मा की यात्रा नहीं रोकी जानी चाहिए थी। ऑफ द रिकॉर्ड सब लोग बता रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए थी। और इसका परिणाम मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब नीतीश जी को फिर मनीष वर्मा अगर कन्विंस करेंगे, आप देख रहे होंगे वहां जनता सीएम हाउस में दीपक प्रसाद को आगे किए हुए हैं, उसके
उनका काट के लिए रवि कुमार को लाया गया है। रवि कुमार अब भारी पड़ रहे हैं दीपक प्रसाद पर, धीरे धीरे हावी होते जा रहे हैं। मनीष वर्मा पॉलिटिकल रूप से विजय चौधरी, अशोक चौधरी पर भारी पड़ रहे थे। तो इसके लिए बोला जाता है कि सब लोगों की गुटबंदी हुई है। अशोक चौधरी हो, संजय झा हो, ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, सब लोगों ने मिलकर मनीष वर्मा का पर कतरा और यात्रा रोकी गई है। और मुझे लगता है कि पार्टी में कभी भी विस्फोटक की स्थिति हो सकती है या किसी न किसी एक को फिर पर कतरे जाने की संभावना है। संतोष जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं। आपने ग्रुपिंग की बात की, जेडीयू में किस किस का ग्रुप है, अभी कौन कौन किसके साथ है? मनीष वर्मा, देखिए, सबका मालिक एक कहावत है, नीतीश कुमार सबके मालिक है, लेकिन गुटबाजी में एक विजय चौधरी के यहाँ अलग दरबार लगता है, फिर आपको अशोक चौधरी के यहाँ अलग लगता है, ललन सिंह के यहाँ अलग लगता है, संजय झा के यहाँ अलग लगता है। तो ये गुटबाजी है। और इसमें एक मनीष वर्मा का अलग गुट हुआ है, जो कि अभी सब पर भारी पड़ रहे थे। मनीष वर्मा सभी नेताओं पर भारी पड़ते दिख रहे थे। मनीष वर्मा और रवि कुमार का गुट जो है सब पर भारी पड़ रहा है। वो दीपक प्रसाद हो, चाहे वो अशोक चौधरी हो, चाहे संजय झा हो, सब पर भारी पड़ रहे थे। इसलिए दूसरा गुट अब जितने लोग हैं एकजुट हुए हैं, चाहे वो संजय झा हो, चाहे विजय चौधरी हो, ललन हो, अशोक, सब आजकल फिर से दोस्ती गाढ़ी हो गई है। और सब लोगों ने मिलकर, मुझे लगता है कि मनीष वर्मा की यात्रा रोकने के लिए पहल की है। और सब लोगों ने मिलकर नीतीश जी को कन्विंस किया और नीतीश जी को, हाँ देख लीजिए, तो रोक दिया। अभी नीतीश जी की जो आदत है, जैसे कोई अगर कन्विंस, ठीक देख लीजिए, अगर ऐसा है तो देख लीजिए, बाद में कर लेंगे यात्रा, और उसके आधार पर वो चिट्ठी निकलवाते हैं। रवि रंजन जी, क्या आप सहमत हैं कि इस तरह का ग्रुप बन गया है जेडीयू में? और जदयू के भीतर ये ग्रुप आज से नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ते समय ये कहा था कि कुछ लोग नीतीश कुमार को मिसगाइड करके और अपनी मनमानी कर रहे हैं और नीतीश कुमार इस तरह से मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। ये बात कह के उपेंद्र कुशवाहा ने अभी कुछ दिन पहले ही तिरहुत चुनाव से पहले रामेश्वर महतो ने भी यही बात कह के पार्टी छोड़ दी कि नीतीश कुमार को उनके भीतर ही कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं। और उनका सीधा आरोप उमेश कुशवाहा पर था, जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी एक पावर सेंटर बनते जा रहे हैं। तो ललन सिंह, जैसा कि संतोष जी ने ठीक ही कहा कि ये अशोक चौधरी का एक अलग सेंटर बन गया, ये विजय चौधरी का एक अलग बन गया, उमेश कुशवाहा का भी एक बन गया। वो भी अपने आप को नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे हैं और लगातार वो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार की ये जो पुरानी आदत है पर कतरने की, आपको 2019 के चुनाव के पहले आपने देखा कि पावर सेंटर उन्होंने 2 बना दिया, एक आरसीपी सिंह थे और एक प्रशांत किशोर भी थे, और 2 पावर सेंटर में पावर क्लैश हुआ और एक को जाना पड़ा। नीतीश कुमार खुद ही ये करते हैं, वो 2 पावर सेंटर बना देते हैं। अभी संजय झा को बना दिया और मनीष वर्मा को बना दिया। 2 पावर सेंटर हुए तो पावर क्लैश होगा, एक को जाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इसमें से किसी एक को जाना पड़ेगा। जदयू के भीतर 1 2 नहीं 4 5 माने ये सेंटर बने हुए हैं, पावर सेंटर बने हुए हैं, और वो सब आपस में लड़ रहे हैं। ये आखिरकार सब कुछ नीतीश कुमार को मालूम है और ये लड़ाने और उनका ये करने का वो देखते हैं, वो खेल खेलते हैं। 2 पावर सेंटर अभी उन्होंने बना दिया है। संजय झा अलग अपने उनकी चल रही है। उन्होंने मनीष वर्मा के खिलाफ जो तैयारी करनी थी वो उन्होंने की, उस यात्रा को रोका। संजय गांधी जो नीतीश कुमार के सबसे पुराने माने, उनसे मेरी बात हुई। संजय गांधी तो ये कह रहे हैं कि ये यात्रा ऐसी इसलिए रोक दी गई है कि मुख्यमंत्री जी 15 तारीख से यात्रा पर निकलने वाले हैं, इसलिए 2 यात्राएं ठीक नहीं है। बाद में जैसे ही उनकी यात्रा खत्म होगी मनीष वर्मा फिर निकलेंगे। ये संजय गांधी वो हैं जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और बरसों से पार्टी का काम देखते रहे हैं। लेकिन इसमें आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि माने जॉर्ज फर्नांडिस को, शरद यादव को, आरसीपी सिंह को, प्रशांत किशोर को, इन सब का पर किसने कतरा? नीतीश कुमार ने खुद कतरा। उपेंद्र कुशवाहा समझे, वो सारी बात हम समझ रहे हैं, पर एक चीज आप हमको बताइए कि क्या जो कहा जा रहा है कि ललन सिंह और अशोक चौधरी एक तरफ हैं, विजय चौधरी ललन सिंह और अशोक चौधरी को चुनौती दे रहे हैं पार्टी के अंदर, क्योंकि
विजय चौधरी और अशोक चौधरी के बीच में अनबन इसलिए हो गई है क्योंकि विजय चौधरी के क्षेत्र में अशोक चौधरी की बेटी चुनाव लड़ी ना, वहां से एमपी बनी है। वो तो विजय चौधरी का इलाका है, उनका क्षेत्र है, और अशोक चौधरी ने अपनी बेटी को दूसरी पार्टी से चुनाव लड़वा दिया। कहा यह जा रहा है कि इस वजह से कहीं ना कहीं अशोक चौधरी से नीतीश कुमार भी नाराज हुए, कानों कान खबर तक नहीं लगी। अब दूसरी बात यह आ रही है कि मनीष वर्मा बड़ी तेजी से पार्टी पर पकड़ बनाए जा रहे थे, जो कि नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा। मनीष वर्मा को इतनी तेजी से पार्टी पर पकड़ बनाने के लिए नहीं कहा गया था, उनकी रफ्तार पसंद नहीं आई। अब इस बात का विरोध किसने किया, यह भी सवाल उठ रहा है। आखिरकार कई ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, कितने ग्रुप हैं? क्योंकि एक चर्चा यह भी हो रहा है कि अभिषेक झा जो लड़े हैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र से, जिनकी बड़ी बुरी हार हुई है, कहा यह भी जा रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर इसके लिए तैयार नहीं थे। पार्टी के कई दिग्गज तैयार नहीं थे। अभिषेक झा को तुरंत लड़ाना नहीं चाहते थे, देवेश चंद्र ठाकुर अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते थे। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर ने पूरी बाजी लगा दी थी, अपने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था, फिर भी यह चौथे स्थान पर चले गए। सच क्या है प्रियदर्शी रंजन जी? नहीं, अगर तिरहुत की बात है ना, तिरहुत में देवेश चंद्र ठाकुर निश्चित तौर पर एक फैक्टर है, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर के चाहने और न चाहने से अभिषेक झा की जीत और हार तय नहीं होनी थी। देवेश चंद्र ठाकुर अगर खुद मैदान में होते तब उनका इस तरीके से बयान या इस तरीके की जो बातें हो रही हैं कि उनके चाहने और न चाहने से जीत हार तय होता, ये सच है। अभी क्या है, जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से तिरहुत में अपनी ताकत को नहीं झोंक पाई, और ताकत को नहीं झोंक पाने के पीछे एक बड़ा कारण है कि एकजुट नहीं है जनता दल यूनाइटेड। जिस अभिषेक झा को विजय चौधरी की पसंद बताया जा रहा है, उस अभिषेक झा को संजय झा नहीं पसंद करते हैं। उस अभिषेक झा को हो सकता है कि पार्टी के अन्य नेता लोग नहीं पसंद करते हो। और वहां देवेश चंद्र ठाकुर और अभिषेक झा दोनों मैथिल ब्राह्मण है। मैथिल ब्राह्मण में देवेश चंद्र ठाकुर नहीं चाहते हैं कि तिरहुत में कोई ऐसा चेहरा है जो उनको चैलेंज कर सके। अभिषेक झा अगर चुनाव जीत करके आते तो निश्चित तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर के लिए पॉलिटिकली थ्रेट होते। तो देवेश चंद्र ठाकुर का ये कुल मिलाकर के मसला था। और जहां तक जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य मुद्दा है, मनीष वर्मा और संजय झा, अशोक चौधरी, ललन सिंह गुटबाजी, ये जो चीजें है ना, प्रशासन राजनीतिक से ज्यादा इसमें प्रशासनिक मैनेजमेंट को लेकर के विवाद है। सारे लोग चाहते हैं कि प्रशासन पर पकड़ उनकी बने। अभी प्रशासन पर सबसे ज्यादा जनता दल यूनाइटेड के भीतर नीतीश कुमार के बाद किसी की पकड़ है तो विजय चौधरी की पकड़ है, मानिए या ना मानिए। राजनीतिक कद किसका क्या है वो अलग विषय है, लेकिन प्रशासनिक पकड़ अगर जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के बाद किसी का है तो विजय चौधरी का है। और उसको चैलेंज हमेशा अशोक चौधरी करते रहते हैं। अशोक चौधरी, ललन सिंह भी नापसंद करते हैं कि विजय चौधरी का कद इतना बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि विजय चौधरी को जनता दल यूनाइटेड के भीतर लाने वाले ही ललन सिंह थे। एग्जैक्टली इन दिनों ऐसा हुआ है कि विजय चौधरी की काट में अशोक चौधरी और ललन सिंह एक हो गए, और ललन सिंह को लग रहा है कि ललन सिंह को विजय चौधरी नीतीश कुमार के पास रह करके उनको काट रहे हैं, मतलब उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कान भरते रहते हैं। इस तरह की भी चर्चा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर यह चर्चा है और बहुत बड़ी चर्चा है कि इन दिनों अशोक चौधरी और ललन सिंह एक कैसे हो गए, और विजय चौधरी दूसरी खेमा में, विजय चौधरी की अलग टीम है। अभिषेक झा को विजय चौधरी की टीम ने उतारा था। डॉक्टर संजय। नहीं, देखिए, वो तो आपने ठीक कहा कि ये जो विजय चौधरी कांग्रेस में थे और ललन सिंह ने ही उनको पार्टी में लाई थी, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ने ओन किया था कि नहीं, अभिषेक झा मेरे उम्मीदवार हैं, ये मेरी प्रतिष्ठा की बात है, इस सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा। और 2 बयानों की चर्चा थी जिसमें देवेश चंद्र ठाकुर ने सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कहा था कि मुस्लिम और यादव हमें वोट नहीं करते हैं, और दूसरी बात कि ललन सिंह ने अभिषेक झा की ही सभा में मुजफ्फरपुर में कहा था कि ये अल्पसंख्यक वोट नहीं करते हैं जेडीयू को। ये 2 बातों की भी चर्चा उस चुनाव में थी तिरहुत स्नातक में।
रह गई बात कि जो एमएलसी का जो चुनाव है, एमएलसी का चुनाव किसने कितना वोट बनाया है इस पर होता है, कोई ऐसे सामान्य मतदाता की तरह तो होता नहीं है। तो हम लोग तो डिबेट में 4 ही की बात करते थे ना, बंशीधर ब्रजवासी की तो बात ही नहीं करते थे। वो तो बेचारा पति पत्नी या बेटी यही तीनों के साथ लेकर के चुनाव प्रचार में घूमते रहता था कि अब तो हमारी नौकरी भी नहीं रही, हम तो आपकी लड़ाई लड़ते रहे, तय करना आपको है। उसके पास पैसा भी नहीं था, अब तो वो माननीय हो गए, एमएलसी हो गए। तो वहां पर वो सेंटिमेंट काम कर रहा था, इसलिए सारे गुट एक भी हो जाते तो अभिषेक झा चुनाव जीत जाते, अब बंशीधर ब्रजवासी चुनाव हार जाते। मुझे तिरहुत में ऐसा नहीं लगता है। गोपी किशन के हाथ तो गुटबाजी नहीं थी आरजेडी में, वो कैसे तीसरे नंबर पर चले गए। साधन की लड़ाई सब लोगों ने लड़ा। साधन यहां तो हमने देखा था कि तिरहुत के चुनाव में पूरा मंत्रिमंडल एनडीए का वहां मंच पर दिख रहा था, जिसमें जेडीयू के भी सारे लोग थे और भाजपा के भी सारे लोग थे। चिराग को लाया गया बाद में, जब राकेश रोशन को लेकर के थोड़ा विवाद पैदा हुआ कि चिराग नहीं पसंद करते हैं, तो चिराग के साथ अभिषेक झा बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और चिराग भी एड्रेस कर रहे थे। देखिए, जनता अगर मन बना लेती है तो फिर कौन सरकार और कौन विरोध, उससे ज्यादा जनता का मत ये हो जाता है। लेकिन इस बात में सच्चाई है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अभिषेक झा विजय चौधरी के कैंडिडेट थे, जिसको न ललन सिंह पसंद करते थे न अशोक चौधरी पसंद करते थे। ये बात जो है उसमें सच्चाई है। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर शुरू में चाहते थे कि हमारी पत्नी लड़े, बाद में तो देवेश चंद्र ठाकुर अभिषेक झा को लेकर के पूरा तिरहुत का चुनाव घूमने लगे थे और उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्रतिष्ठा की सीट है, अभिषेक झा हारेंगे माने मैं हारूंगा, लगातार मैं जीतते रहा हूं। तो वहां पर स्थिति वैसी नहीं थी। वहां पर ललन सिंह और अशोक चौधरी वाली बात में दम है कि विजय चौधरी को लेकर के ये दोनों लोग एक हो गए हैं। और विजय चौधरी न जाने क्यों, मुख्यमंत्री कुछ भी होता है, एक आयोग का भी गठन होना है, अच्छा विजय चौधरी जी देख लेंगे। अब सब लोगों को लग रहा है कि आखिर विजय चौधरी के पाले में गेंद ये फेंक देते हैं, हम लोगों पर से कोई बात ही नहीं करते हैं। गुटबाजी है और उस गुटबाजी का ही परिणाम है कि मुख्यमंत्री जी से कहला दिया गया कि अरे आप 15 से तो आप खुद यात्रा पर निकल रहे हैं, मनीष वर्मा जी कुछ दिन के लिए यात्रा को अगर रोक भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। चलिए आपकी आप चलिए हम लोग अपने डिबेट को उसी लाइन पे लेके जा रहे हैं। दरअसल संतोष जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये तो जो पैनलिस्ट हैं, चाहे प्रियदर्शी रंजन हो, डॉक्टर संजय कुमार हो, ये मान रहे हैं कि अशोक चौधरी ललन सिंह का एक गुट है, विजय चौधरी एंड टीम एक अलग है, और तीसरा भी गुट है जो आप बता रहे हैं वो है मनीष वर्मा का गुट, जिसमें आपने बताया विजेंद्र यादव है, श्रवण कुमार है। क्या ये सच बात है? देखिए, निश्चित तौर पर वहां बीजेपी जनता दल में अगड़ावाद और पिछड़ावाद की लड़ाई चल रही है और जदयू को बचाने के लिए जो पिछड़ावाद के नेता हैं, मंडल और कमंडल की लड़ाई कहिए तो वहां चल रही है। जो कि संजय झा हो, विजय चौधरी हो, ये लोग चाहते हैं कि भाई कमंडलवाद हावी रहे और विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार सब मंडलवाद की बात करते हैं। मनीष वर्मा भी उसी में शामिल हो गए हैं। और नीतीश कुमार जी के बारे में अब भाई जग जाहिर है, सब लोग आम चर्चा है कि उनसे जो बोलते हैं वो खुद भूल जाते हैं। स्वस्थ है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं। कल ही का उदाहरण लीजिए, एक बच्चे को पुरस्कार देने गए तो झोला उसके माथे, मेडल के बदले झोला उसको पहना दिए माला गर्दन में। तो नीतीश जी की स्थिति बच्चों वाली हो गई है। क्या बुजुर्ग का, जो बुजुर्ग वाली कहिए कि जो 70 साल के बाद हो जाते हैं, अस्वस्थ होते हैं, बीजू पटनायक की जैसी स्थिति हो गई थी वो। तो नीतीश जी अस्वस्थ हुए हैं तो निश्चित तौर पर है कि घर में 4 बच्चे होते हैं तो सब लोग चाहते हैं कि भाई पिताजी के बाद दबदबा अब हमारा हो, हमको रियासत मिले, हमको प्रभार मिले। तो नीतीश जी सबको थोड़ा थोड़ा प्रभार देते रहते हैं और सबको बांटते रहते हैं, सबको कभी किसी को कभी किसी को। लेकिन अभी संजय झा सब पर भारी पड़ रहे हैं। संजय झा चूंकि भाजपा से भी उनकी नजदीकियां हैं, और संजय झा हो, ललन सिंह हो और अशोक चौधरी, कभी अशोक चौधरी और
और संजय झा बहुत ही करीबी होते थे। दोनों साथ में सीएम हाउस जाया करते थे, दोनों बात करके एक साथ नीतीश जी के यहाँ दरबार भुंजा पार्टी में जाया करते थे। आज बीच में दोनों के बीच दूरियां हुई, लेकिन फिर अभी जब मनीष वर्मा आगे बढ़ लगे तो फिर से सब लोग एकजुट हुए। और फिर जो आपने शुरुआत में एक बात कही थी, पता नहीं आपकी निशांत को भी राजनीति में लाने की तैयारी है। जान लीजिए अब निश्चय के बाद उचित तौर पर जदयू को बचाने के लिए निशांत को राजनीति में लाया जाएगा। एग्जैक्टली मेरे पास ये भी खबर है, मेरे पास खबर यह है कि मनीष वर्मा की जिम्मेदारी यही है। मनीष वर्मा से ये कहा गया था, दरअसल कई लोग जो जेडीयू के सिंपैथाइजर हैं वो ये मानते हैं कि जेडीयू जब कई धड़ों में बंटने लगेगी तो ऐन वक्त पर निशांत पॉलिटिक्स में कूदेंगे और उनके सहारे ही जेडीयू को बचाया जाएगा। क्या रवि रंजन जी, इस बात में आपको दम लगता है क्या? और यह जिम्मेदारी शायद मनीष वर्मा की, क्या आपको इस बात में कोई दम नजर आता है? क्योंकि एक बार निशांत का मैंने प्रेस मतलब मीडिया से बातचीत सुना था, तो उनके आव भाव से, बातचीत से कहीं नहीं लगा कि वो पॉलिटिक्स में किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड हैं। पर यह बात बहुत चल रही है। नहीं पंकज जी, देखिए ये बात तो है कि माने उत्तराधिकार को लेकर एक चल रहा है, और उत्तराधिकार जब भी होता है इस तरह के राजनीतिक दलों में, नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर नीतीश कुमार के बिना इस पार्टी को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा इसमें कोई राजनेता नहीं है जो उनका उत्तराधिकार को संभाल सके। मास लीडर तो मनीष वर्मा भी नहीं है, मनीष वर्मा की जनता में कोई ऐसी वो नहीं है। तो एकमात्र उपाय तो यही है कि निशांत उनके जो पुत्र हैं उनको उत्तराधिकार सौंपा जाए, जिस तरह से रामविलास पासवान का उत्तराधिकार उनके भाई के रहते हुए चिराग पासवान को मिला, नहीं मिल सकता दूसरे को। लालू यादव का उत्तराधिकार तेजस्वी को ही मिलेगा, जबकि बड़े बड़े कद्दावर नेता उस पार्टी में हैं। तो नीतीश कुमार के पास तो रास्ता यही है, लेकिन निशांत एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं कि पॉलिटिक्स में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसमें वो नहीं जाना चाहते हैं। अब अगर ठेल ठाल के उनको उसमें कोशिश किया भी जाए, किसी को कहा जाए कि आप प्रेरित करें, एक बार संजय झा को उन्होंने बहुत वो कर दिया था अपने आवास में, और यही काम उन्होंने आरसीपी सिंह को भी किया था, ये निशांत ने किया था। ये आपको हम भीतर की बात बता रहे हैं। वो नाराज हो गए थे, कहा था इनको बाहर करो, हटाओ यहाँ से। तो जो लोग इस काम में लगाए जाते हैं कि निशांत को प्रेरित करो कि राजनीति में जाए, उससे निशांत नाराज हो जाते हैं। तो अब नीतीश कुमार के सामने वो एक बार वो अपना उत्तराधिकार देकर देख लिए, मैंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया और तुरंत मैंने उनको मैंने ये हुआ कि उनको हटाया गया। तो नीतीश कुमार के बिना जदयू का कोई अस्तित्व नहीं है। नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा? उनकी पार्टी में उनके साथ जो आसपास लोग घूम रहे हैं वो केवल दिवा स्वप्न देख रहे हैं, उनमें से कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। रास्ता तो एकमात्र है कि निशांत उनके उत्तराधिकार को संभाले, लेकिन उनका खुद का इंटरेस्ट राजनीति में नहीं। पर बीच बीच में चर्चा उपेंद्र कुशवाहा की भी चलती है। उपेंद्र कुशवाहा इसको दिमाग में रख करके जब भी पार्टी में आए हैं तो उनको बाहर निकलना पड़ा है, और वो आए हैं पार्टी में ये सोच करके कि पार्टी का कमान संभालेंगे, और उन्हें बाहर जाना पड़ा है। क्यों प्रियदर्शी रंजन जी? सवाल ये उठ रहा है कि जेडीयू को बचाने के लिए निशांत को लाना मजबूरी तो है ना। नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है वो निशांत ही संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं। बिल्कुल। जहां तक जो परिपाटी है हिंदुस्तान की राजनीति की, जो परिपाटी है उसमें राजनीतिक विरासत सर्वसुलभता से किसी को ट्रांसफर होता है तो वो पुत्र को होता है या पुत्री को होता है या परिवार के सदस्यों को होता है। कोई और अगर उस पॉलिटिकल पावर को गेन करना चाहे तो उसमें बड़ी कठिनाई होती है। गांधी के विरासत को नेहरू ने जरूर संभाला था, क्योंकि गांधी के बेटे उस काबिल नहीं थे शायद राजनीति के काबिल, तो नेहरू, लेकिन नेहरू के बाद आप पूरी परिपाटी को देख लीजिए, गांधी परिवार का पूरा एक फहरिस्त है। कई लोग आए और गए, कांग्रेस में चल गए, बड़े कद्दावर नेता भी हुए, लेकिन परिवार से बाहर वो राजनीतिक विरासत नहीं निकला। क्षेत्रीय पार्टियों में भी यही है। तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का राजनीतिक विरासत जो है वो परिवार में ट्रांसफर होता है। अगर जनता दल यूनाइटेड का पॉलिटिकल पावर निशांत में नहीं ट्रांसफर हुआ, मास
लीडरशिप निशांत में नहीं ट्रांसफर हुआ तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड विघटित हो जाएगी। जनता दल यूनाइटेड का बहुत ऊंचा भविष्य नहीं रहेगा। बिहार में भी कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं, वो अपने समय के साथ खत्म हो गई। वो इसलिए समय के साथ खत्म हो गई कि उनका राजनीतिक विरासत संभालने वाला कोई परिवार का नहीं था। राजनीति में लाख गला फाड़ करके लोग गालियां दे दे, चीख करके कहें कि परिवारवाद बहुत बुरा है, लेकिन इस परिवारवाद के बिना पार्टियों का भविष्य नहीं है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जब ट्रांसफर होता है पॉलिटिकल पार्टियों का, तो वो परिवार के भरोसे बढ़ता है। इस बात को कांग्रेस ने भी साबित किया है, दर्जनों क्षेत्रीय पार्टियों ने देश स्तर पर साबित किया है। बिहार में भी आज आरजेडी है, एलजेपी है, हम जो नई नवेली पार्टी बनी जीतन राम मांझी की, उसका भी इसी तरीके से जनरेशन वाइज ट्रांसफर हो रहा है। उनके बेटे के पास, जीतन राम मांझी के बेटे के बाद, जीतन राम मांझी के बाद उनके बेटे के पास वो पॉलिटिकल विरासत चला जाएगा। तो ये नीतीश कुमार भी जानते हैं कि ये सब चीजें जो हो रही हैं वो होने दिया जाए। वो इसका मजा भी ले रहे हैं, क्योंकि अंतिम दिनों में है, वे देख लेना चाहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। और अंत में जैसा आप कह रहे हैं, जैसा तमाम लोग कह रहे हैं, निशांत को लॉन्च करेंगे। और निशांत भले ही कह रहे हो कि उन्हें की राजनीति में नहीं आना है। राजीव गांधी का भी एक जमाने में स्टेटमेंट था कि मुझे राजनीति नहीं करना है, किया उन्होंने। नीतीश कुमार भी कई बार ऐसी चीजें कहते हैं। नीतीश कुमार ने तो एक अखबार में बयान छपा था, वो कटिंग गाहे बगाहे हर जगह मिल जाती है, कि राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब मुझे बिहार के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो निशांत भी अगर वे कह रहे हैं कि मुझे राजनीति नहीं करना है, इसके बावजूद राजनीति में तो रहते हैं, सीएम हाउस में तो उनका इंटरफेरेंस है। चलिए, ये तो अभी हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं। अंदर खाने से जो बात आ रही है कि जेडीयू को बचाने के लिए अंत में यही उपाय है। उपायों की श्रेणी में बहुत कुछ है। कहा जा रहा आरसीपी सिंह भी आ सकते हैं, कहा जा रहा उपेंद्र कुशवाहा भी संभाल सकते हैं, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि अंत में निशांत को लॉन्च किया जाएगा। और निशांत को कैसे लॉन्च किया जाएगा, ये जिम्मेदारी मनीष वर्मा की होगी। डॉक्टर संजय, क्या इस बात में आपको सच्चाई दिखाई पड़ती है? नहीं, इस बात में सच्चाई है, बहुत हद तक सच्चाई है। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, उनको कई बार ये कह चुके हैं, अरे बिहार तो अब आप ही को देखना है ना, संभालना आप ही को है ना मेरे बात। ये बात तो तेजस्वी जी को भी नीतीश कुमार बोले थे। देखिए यही बच्चा, अरे तो आज तक जिस को बोले उसको फिर तो बर्फ की सिल्ली से लगा दिए। शरद यादव को बोले, बेचारे उनकी आत्मा भटक रही होगी। जॉर्ज फर्नांडिस तो चलिए उनसे सीनियर ही थे। और फिर उसके बाद ये फहरिस्त बहुत लंबी है। एक ललन सिंह बच गए, तो ललन सिंह ठीक है मंत्री बन गए, अदरवाइज आप देख लीजिए उपेंद्र कुशवाहा कितनी बार आए गए। आरसीपी सिंह अब अपनी पार्टी बना करके नीतीश कुमार को चुनौती देने उतरे हैं। फिर उससे पहले शरद यादव थे, ललन सिंह को भी पार्टी अध्यक्ष से हटाया गया। तो ये बोलना और करने में तो बहुत फर्क है। ये तो कई बार पब्लिकली कह चुके थे कि अब तो तेजस्वी जी ही देखेंगे ना। जी, तो वही मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी जिनको भी सपना दिखाते हैं, सबसे पहले पर उन्हीं का कतरते हैं। मनीष वर्मा जी को के बारे में मैं बता दूं कि उमेश कुशवाहा जी ने चिट्ठी निकाली थी यात्रा स्थगित करने को लेकर के, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब उमेश कुशवाहा जी का कद कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं। वहीं से लगता है कि मुख्यमंत्री जी के इशारे पर ही वो चिट्ठी उमेश कुशवाहा जी से निकलवाया गया होगा कि मनीष वर्मा जी को यात्रा स्थगित करने के लिए कहिए। और बिल्कुल निशांत को लेकर के एक मामला है जो पब्लिक डोमेन में चीजें चल रही है कि कहीं निशांत की लॉन्चिंग तो नहीं होगी, ताकि ये जितने धड़े बने हुए हैं ये सब निशांत के नाम पर चुप हो जाएंगे या शांत हो जाएंगे। तो इसको लेकर के ऐसा नहीं है कि ये नहीं स्पेकुलेट किया जा सकता है कि निशांत की लॉन्चिंग नहीं हो सकती है। रह गई बात कि मनीष वर्मा की यात्रा जरूर स्थगित हो गई, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कुमार रवि और मनीष वर्मा की जो ट्यूनिंग है और जिस तरह से इनको टास्क दिया गया है, ठीक है, वो चीजें आई है। कहीं ये आरसीपी सिंह साबित ना हो जाए भीड़ को देख करके। उड़ीसा कैडर के आईएएस थे, इनका जब लौटने की बात होने लगी तो इनसे इस्तीफा करवा दिया गया। कह रहे हो आप उड़ीसा क्यों जाइएगा, आप यहीं रहिए, पार्टी को देखिए, पार्टी को संभालिए। जितने तरह के आश्वासन मिले हैं
मनीष वर्मा इतनी आसानी से दरकिनार नहीं होंगे। हाँ, एक गुट इनका है और उस गुट के तहत बने रहेंगे। किसी गुट ने मुख्यमंत्री जी को समझा दिया कि 15 को तो आप निकल रहे हैं, तो अभी उनकी यात्रा को स्थगित कराइए, फिर अपनी यात्रा वो शुरू करेंगे और बिल्कुल वो उस स्थिति में होंगे जब उन्होंने हामी भर दी होगी कि अच्छा तो ठीक है, उनको कहिए, वो यात्रा रोक देंगे। उमेश कुशवाहा जी से चिट्ठी निकलवा दी गई, यात्रा को रुकवा दी गई। लेकिन निशांत वाली जो बात है, उस बात में बहुत हद तक मैं भी सहमत हूं कि ये जिम्मेवारी उनको दी जा सकती है। और क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों में विरासत अब संभालना राजनीति में कोई नया प्रयोग नहीं रहा है। जो सक्षम है, नहीं है, सबको विरासत दी जा रही है। अगर उसमें निशांत को भी विरासत दे दी जाएगी जेडीयू की कमान संभालने के लिए, या कोई ऐसी परिस्थिति बनी, तो कहा जा सकता है। नीतीश कुमार के बारे में तो ये कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कहा जा रहा है कि इन दिनों नीतीश कुमार बहुत ज्यादा विजय चौधरी की सुनते हैं, नहीं तो संजय झा की सुनते हैं। संतोष सिंह, आप हमारे साथ हैं, आपको मेरे पास जो एक जानकारी है मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। दरअसल अशोक चौधरी ने अपनी बेटी को एमपी तो बना दिया, समस्तीपुर से वो एमपी हो गई। काफी तेज तर्रार, बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत कम उम्र की महिला हैं, लड़की हैं। अब ये समझिए कि वो अपने दामाद को भी एमएलए बनाना चाहते हैं, इसकी भी चर्चा है। जगह कौन सी है? बरबीघा है। लेकिन कहा जा रहा है कि उस पर भी मालूम है फुल स्टॉप किसने लगा दिया? विजय चौधरी ने। कहा यह जा रहा है कि विजय चौधरी उनके दामाद के कैंडिडेचर का विरोध कर रहे हैं, और नीतीश कुमार भी या जेडीयू में इस बात को लेकर के काफी ज्यादा रस्साकसी है कि वहां से लड़ेगा कौन, क्योंकि सुदर्शन सिंह जेडीयू से टिकट पा सकेंगे इसकी उम्मीदें बहुत कम है। इसकी दो वजह हैं। एक तो विश्वास प्रस्ताव के दरमियान सुदर्शन सिंह का व्यवहार क्या था आपको पता है। दूसरा, सुदर्शन सिंह को जो प्रोटेक्ट करने वाले थे ललन सिंह, अब अशोक चौधरी के दोस्त बन गए। ऐसे में सवाल उठता है कि ललन सिंह अब अशोक चौधरी के इंटरेस्ट की बात करेंगे, सुदर्शन सिंह को प्रोटेक्शन क्यों देंगे, उनके टिकट के लिए क्यों लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे में गंभीर सवाल उठ रहा है कि अशोक चौधरी का अगर कोई विरोध इस बात के लिए कर रहा है तो वो विजय चौधरी कर रहे हैं, और इस वजह से किसी तीसरे उम्मीदवार की बात की जा रही है, क्योंकि विजय चौधरी इस बात से नाराज है कि आपने समस्तीपुर इलाके में अपनी बेटी को दूसरे दल से क्यों लड़ा दिया। आपको क्या सच्चाई नजर आती है? देखिए, अशोक चौधरी का कद धीरे धीरे इतना बढ़ गया और आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो गए हैं कि वो अपने दामाद को भी कहीं से भी चुनाव लड़वा सकते हैं, किसी भी पार्टी से। जरूरत पड़ेगा तो भाजपा से भी लड़वा देंगे, जिस पार्टी के खाते में जाएगी उस पार्टी से वो चुनाव लड़ा देंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने बेटी को चुनाव लड़ाया, उसी प्रकार से दामाद को भी वो चुनाव लड़वा सकते हैं। और उसके लिए उनको विजय चौधरी के और नीतीश कुमार किसी के मोहताज रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया था जनता दल से कि भाई मिल जाए जमुई से या कहीं से भी बेटी को टिकट मिले, नहीं मिला तो उन्होंने लोजपा से टिकट लिया। इसी प्रकार से विधानसभा चुनाव की बात आएगी तो निश्चित तौर पर वो अपने दामाद को चुनाव लड़ाएंगे, और कहीं ना कहीं से जहां से भी वो चाहेंगे, जिस पार्टी को सिंबल मिलेगा, वो मौका मिलेगा तो वो आरजेडी से लड़ा देंगे। आप ये बात भी जान लीजिए, क्योंकि उनके संबंध सभी राजनीतिक दलों से रहे हैं। वो कांग्रेस के रहे हैं, लायक बड़ा राज्य मंत्री थे, लालू प्रसाद के काफी करीबी हुआ करते थे। आज नीतीश कुमार के करीब, लोजपा के भी, तो सभी नेताओं से उनकी करीबी रही है, और वो अपने दामाद को बनाना चाहेंगे तो किसी वो चुनाव लड़वा सकते हैं। उसके लिए उनको विजय चौधरी और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जहां तक जदयू में गुटबाजी की बात है तो निश्चित तौर पर जदयू में मतलब एक आम कार्यकर्ता से लेकर के अब हाई लेवल तक अशोक चौधरी के खिलाफ एक गुटबंदी जदयू में बहुत ही व्यापक पैमाने पर तेजी से हो रही है। लोग अशोक चौधरी को नहीं देखना चाहते हैं, और वो जान रहे हैं लोजपा में उनका लोजपा में प्रभारी को बनाया गया, अध्यक्ष तक का प्रभार उनको दे दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अशोक चौधरी पर कतरने की तैयारी चल रही है, और जदयू में भीतर ही भीतर मतलब विस्फोटक की स्थिति हो रहा है। कहा जाए कि ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, और उसमें अशोक चौधरी पर भी गाज गिर सकती है और संजय झा पर भी गिर सकती है। हाँ, इसमें एक विजय चौधरी है,
वो हमेशा बचे रहेंगे, क्योंकि वो हमेशा जो मुख्यमंत्री बोलते हैं उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो आज तक उन्होंने कभी सर नहीं हिलाया, केवल सर हिलाते हैं। हाँ बोल रहे हैं कि ना, जो नीतीश जी बोले उसी में वो रहते हैं। तो एक विजय चौधरी हैं जो विवाद से परे रहते हैं नीतीश जी के नजर में, खासकर कभी संजय झा विवाद में आ जाते हैं, कभी अशोक चौधरी आते हैं, ललन सिंह आते हैं। तो एक विजय चौधरी हैं जो कि नीतीश जी के खासम खास रहते हैं, और नीतीश जी कमोबेश मुझे लगता है कि हर 1-2 दिन पर उनके घर चले जाते हैं। अशोक चौधरी के भी घर जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन विजय चौधरी के यहाँ में तो कभी उठकर चले जाते हैं। तो पर कतरने की बात है, तो मुझे लगता है का पर आने वाले समय में कतरा जा सकता है। अभी फिलहाल मनीष वर्मा का कतरा गया है, और अगला निशाना अशोक चौधरी पर हो सकता है। चलिए, और वो दामाद को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं तो तौर पर वो चुनाव लड़ाएंगे। आप इस तरह से मान रहे हैं कि वो दामाद को किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ा सकते हैं क्या? रवि रंजन जी, आपका क्या सोचना है? अशोक चौधरी, ठीक ही संतोष जी ने कहा कि अशोक चौधरी की ताकत इतनी है कि वो किसी पार्टी से अपने दामाद को चुनाव लड़ा सकते हैं। अरे भाई, तो एनडीए से ही लड़वाएंगे ना, नेतृत्व हाँ, तो नीतीश जी का ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल होगा, लेकिन आरजेडी से लड़वा देंगे, कांग्रेस से लड़वा देंगे, इसकी भी संभावना आपको नजर आती है? भाई महावीर प्रसाद जो देखिए, उनके पिता थे। एक बात है जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। महेश्वर हजारी भी अपने बेटे के लिए जोरदार तरीके से बैटिंग कर रहे थे समस्तीपुर में। कहा यह जा रहा था कि महेश्वर हजारी को एंटी पार्टी एक्टिविटीज के तहत उन पे एक्शन लिया जाएगा चुनाव के बाद। उन पे एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि महेश्वर हजारी के डिफेंस में कौन आए? विजय चौधरी। अशोक चौधरी चाह करके भी महेश्वर हजारी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, ये सबको पता है। अंदर खाने अगर आप बात करेंगे, क्योंकि भाई सन्नी हजारी के लिए महेश्वर हजारी ने जोरदार बैटिंग की। सन्नी हजारी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, और कहा यह जा रहा है कि विजय चौधरी ने इसलिए मदद की क्योंकि विजय चौधरी को अच्छा नहीं लगा कि समस्तीपुर में आप अपनी बेटी को कैसे घुसा रहे हैं, और यह किससे पूछा आपने? तो अब यह सवाल उठ रहा है कि बरबीघा, जो कि अशोक चौधरी का गृह क्षेत्र है, उनके पिताजी सालों साल वहां एमएलए रहे, मंत्री भी रहे, महावीर चौधरी बड़े चर्चित नाम रहे। अब वहां पर वो अपने दामाद को लड़ाना चाहते हैं। पहले उनकी इस मंशा में ललन सिंह आ रहे थे, क्योंकि जो वर्तमान विधायक हैं वो ललन सिंह के खेमे में थे, सुदर्शन सिंह। अब ललन सिंह और अशोक चौधरी की जबरदस्त छन रही है, दोस्ती हो रही है, लेकिन विजय चौधरी किसी तीसरे का नाम सुझा रहे हैं। ये अंदर की चर्चा है जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, वो तीसरे का नाम भी है, वो लेना ठीक नहीं होगा, बेचारे का कहीं टिकट ना कट जाए। मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। दो चीजों पर आप ध्यान दीजिए। एक तो अभी विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी और अशोक चौधरी अपनी बात रख रहे थे, तो उनके हाथ में एक ब्रेसलेट था जिसको नीतीश कुमार बड़ी देख रहे थे। बाद में छू कर भी देखा और मुस्कुराए, और कई नेता उस पर मुस्कुराए। नीतीश कुमार ये लगातार संकेत दे रहे हैं कि वो अशोक चौधरी से इधर हाल में जो थोड़ा मनमुटाव हो गया, एक तो जहानाबाद भूमिहार मतदाताओं पर उनका जो कमेंट था उसको लेकर भी, और तो वो सुधारना चाहते हैं रिश्ते। तो नीतीश कुमार धीरे धीरे कभी अशोक चौधरी के तरफ भी वो झुकते हैं, और वो दिखा रहे हैं कि वो अशोक चौधरी की तरफ उनका झुकाव है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर वो प्रस्ताव रखेंगे बरबीघा में अपने दामाद के लिए। और किशोर कुणाल का भी अपना एक है, किशोर कुणाल को भी सभी दलों में लोग उनको जानते हैं और उनका मान रखते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अपने दामाद को टिकट कहीं से दिला दें, बरबीघा से ही दिला दें, किसी दल कोई भी हो सकता है, इसमें तो दम है। चलिए, प्रियदर्शी रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शांभवी चौधरी को जो टिकट मिला था उसमें भूमिका अशोक चौधरी की थी, लेकिन उससे बड़ी भूमिका किशोर कुणाल की रही है, आरएसएस की रही है। आरएसएस लंबे अरसे से चाहता था कि किशोर कुणाल ही राजनीति में आए, लेकिन किशोर कुणाल उस पर नहीं माने, और किशोर कुणाल की भूमिका थी शांभवी चौधरी को टिकट दिलवाने में। अशोक चौधरी ओवरवेटेड इस मामले में है। क्या आज अशोक चौधरी के दामाद से शायन कुणाल को जाना जा रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। सच है कि वो किशोर कुणाल के बेटे हैं, और किशोर कुणाल का वेटेज बहुत हाई है, अशोक चौधरी से तो बहुत हाई है।
सामाजिक तौर पर जो हस्तक्षेप है किशोर कुणाल का, वो अशोक चौधरी का नहीं है। और मास लीडर में भी अगर उस तरीके से किशोर कुणाल खुल करके आ गए तो यकीन मानिए अशोक चौधरी उनके सामने राजनीतिक तौर पर बहुत छोटे पड़ जाएंगे। तो अशोक चौधरी अशोक चौधरी अशोक चौधरी, सिर्फ अशोक चौधरी नहीं, अशोक चौधरी का इन दिनों जो कद बढ़ा है उसमें किशोर कुणाल की भी बड़ी भूमिका है। उनके जो तंत्र हैं किशोर कुणाल के, वो पूरा अशोक चौधरी के काम आ रहा है। छोटे छोटे और बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट हैं किशोर कुणाल के, वो तमाम चीजों का प्रयोग अशोक चौधरी अपने हित में कर रहे हैं और बहुत हद तक नुकसान भी किशोर कुणाल को हो रहा है। मुझे लगता है ये डिबेट लंबा खिंच जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं, डॉक्टर संजय, रामालय ट्रस्ट बना था, कांग्रेस ने बनाया था बीएचपी और आरएसएस के काट में, और उसमें कांग्रेस ने किशोर कुणाल को आगे किया था। अब किशोर कुणाल अब आरएसएस के प्यारे हो गए, ये मुझे डाउट है, क्योंकि राम मंदिर के पूरे मूवमेंट को कांग्रेस जो ध्वस्त करना चाह रही थी उसमें किशोर कुणाल की बड़ी भूमिका थी। इस बात को आप जान लीजिए। तो अब क्या ये आरएसएस के करीब चले गए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन पहले क्योंकि किशोर कुणाल की जो विद्वता है, जितना वो संस्कृत जानते हैं, वेद जानते हैं, कांग्रेस ने उनको पिक किया था। तो सवाल यह है कि पब्लिक में शांभवी चौधरी गई तो वो जानी अशोक चौधरी से ज्यादा जा रही थी, और इसीलिए वैसा क्षेत्र चुना गया जो कि रिजर्व्ड क्षेत्र है। बहरहाल जिसका भी नाम हो, एक की बहू है, दूसरे की बेटी है, जिसका भी नाम हो, डॉक्टर संजय आप क्या कहते हैं? फाइनल कमेंट्स, क्विक कमेंट। हाँ, किशोर कुणाल आज से बहुत पहले बीजेपी से नवादा से चुनाव लड़ना चाहते थे। अगर इतने ही वो करीब थे आरएसएस के तो नवादा से ये बीजेपी इनको चुनाव लड़ा देती। और जो चिराग पासवान जी की पार्टी से 3 टिकट, चाहे वो टिकट राजेश वर्मा को मिला खगड़िया से, बीना देवी को मिला वैशाली से, और शांभवी चौधरी को मिला समस्तीपुर से, कैसे टिकट मिला ये सबको पता है। वो कैसे चिराग पासवान जी ऑबलाइज्ड हुए हैं, संतोष जी बेहतर बता देंगे। रह गई बात कि महेश्वर हजारी वाली जो बात कही आपने, बिल्कुल इसी बात को समझाया गया वहां कि भाई अशोक चौधरी दिन में घूमते थे, महेश्वर हजारी रात में घूमते थे। एक बेटी के लिए घूम रहे थे, एक बेटा के लिए घूम रहे थे, महेश्वर हजारी को क्यों किनारे लगाया जाएगा? तो राजनीतिक जो तिकड़म होता है, किशोर कुणाल जिस तरह के संजीदा व्यक्तित्व हैं, हम समझते हैं कि उस तिकड़म में वो बहुत आगे नहीं है। लेकिन अशोक चौधरी का कद, राजनीतिक कद, सामाजिक कद तो छोड़ दीजिए, वास्तविकता है कि उनके सामने ये कहीं नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक कद है, वो राजनीतिक कद में आज अशोक चौधरी जेडीयू में निर्णय करवाने की स्थिति में है। जब ललन सिंह के साथ उन्होंने साफ कह दिया कि आप कौन होते हैं तय करने वाले कि मैं शेखपुरा हर महीने में जाऊंगा कि नहीं। सुदर्शन सिंह की क्या शिकायत थी कि भाई वहां उस विधानसभा में भी ये जाते हैं और कोई कार्यक्रम होता है उसमें बतौर विधायक भी हमें आमंत्रित नहीं किया जाता है। तो ललन सिंह पर भी जब अशोक चौधरी का बयान आया था, उसी दिन साफ हो गया था कि नीतीश कुमार के ये कितने करीबी हैं। लेकिन हाँ, विजय चौधरी का कद बढ़ा और विजय चौधरी को बैलेंस करने के लिए ललन सिंह अशोक चौधरी के साथ चले आए हैं। इस गुटबाजी के साथ मैं सहमत। चलिए ठीक है, पर एक बात तो आप सब मान रहे हैं कि विरासत को लेकर के जेडीयू के भीतर लंबी मंत्रणा चल रही है, नीतीश कुमार के बाद कौन, और इसको लेकर के खेमेबाजी भी चल रही है। कौन अपनी बात ज्यादा मनवा लेगा, कौन अपनी बात ज्यादा नीतीश कुमार को समझा लेगा, और किसकी ज्यादा चलेगी। इसलिए जेडीयू में खेमेबाजी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, और कई रूप में दिखाई पड़ती है। और इसमें अभी हाल फिलहाल मनीष वर्मा की जो यात्रा रोकी गई, वो भी साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो बिहार की बात में डॉक्टर संजय कुमार, रविरंजन जी, प्रियदर्शी रंजन जी और संतोष जी, आप सभी लोगों का शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।